तो नाउ इस चैप्टर की अब स्टार्टिंग होती है और वो लो रैंक का गू मास्टर अब एक केव में एंटर हो चुका है, जिस केव में वो देखता है फ्लावर वाइन मोंक का स्केलेटन। जिसके बाद वहाँ पे उसे एक लिकर बम भी दिखता है जिसका वो पीछा कर रहा था, और उसे जैसे ये पता चलता है वो तुरंत वापस लौट के गाँव में ये बात बता देता है, जिसके कारण से उसे हमारे कबीले की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से काफी सारे इनाम में मिलते हैं। और वो लड़की जो उसे छोड़ के चली गई थी वो भी उसके पास वापस आ जाती है और काफी लंबे समय तक वो एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया गया। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मैंने इस कहानी की बस थोड़ी सी बातें सुनी थी, सो मुझे ढंग से नहीं पता कि वो केव कहाँ पर है। और इसके अलावा कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा ही वाइन खरीद रहा हूँ, और इसके अलावा मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसे जंगल में हर जगह फैला दूं ताकि वो लिकर वाइन अट्रैक्ट हो सके। लेकिन अफसोस की बात है अभी तक मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। लेकिन हाँ, अगर मुझे वो लिकर बम मिल गया और मैं उसे अपने वाइटल गू के रूप में रिफाइन कर सका तो ये मेरे क्लाइंट के मूनलाइट गू से कई हद तक बेहतर हुआ। इसके अलावा अप्रैल आ चुका है, अब इसमें और ज्यादा समय नहीं बचा है। और फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ पर वो अकेडमी एडलर बच्चों को प्राइमल स्टोन के बारे में सिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि प्राइमल स्टोन किस प्रकार के से इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ये कल्टिवेशन में कैसे मदद कर सकते हैं आपकी। और फिर वो कह रहे होते हैं अगर एक बार तुम एक गू मास्टर बन जाते हो तो फिर तुम इस प्राइमल स्टोन से प्राइमल एसेंस निकाल सकते हो, जिससे तुम कल्टीवेशन कर सकते हो और अपनी रैंक को और बढ़ा सकते हो, और इसके अलावा अपने अंदर के प्राइमल सी को रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो मुझे लगता है तुम समझ गए होगे कि एक प्राइमल स्टोन तुम्हारे कल्टीवेशन में किस तरह से मदद करता है, और अब तुम ये भी समझ गए कि क्यों हम इसे करेंसी की तरह यूज करते हैं। और फिर वो अकेडमी एडलर कहते हैं ठीक है, तो मैंने अब इस हफ्ते में तुम्हें कल्टीवेशन करना और प्राइमल सी को यूज करना, इसके अलावा प्राइमल एसेंस से गू को कंट्रोल और यूज करना सिखा दिया है। अब मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देता हूँ, तो अब इस क्लास की खत्म होने के बाद तुम सब गू रूम में जाकर वहाँ से गू चुनोगे और उसे रिफाइन करोगे और अपना वाइटल गू बनाओगे। और हाँ, ये सब करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता हुआ, और जिस किसी ने सबसे पहले गू को रिफाइन किया और वाइटल गू के रूप में यूज किया तो उसे हमारी एकेडमी की तरफ से 20 प्राइमल स्टोन दिए जाएंगे, जिसे सुन के बच्चे काफी खुश हो जाते हैं, बिकॉज प्राइमल स्टोन जो है वो काफी ही वैल्यूएबल चीज है इनकी दुनिया में। लाइक वो इनकी करेंसी भी है और वो इनके यूज करके स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं। और 20 प्राइमल स्टोन काफी बड़ा अमाउंट है करेंसी के रूप में देखा जाए तो। और फिर हम देखते हैं कि उन स्टूडेंट में से एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है अरे मास्टर, मुझे एक बात जाननी है कि अगर हम हमारी रैंक से ज्यादा के रैंक के गू के साथ कल्टीवेशन या रिफाइनेशन करें तो क्या हुआ। जिस पर अकेडमी एडलर कहते हैं ये पॉइंट काफी अच्छा है, इसके अलावा मैं तुम्हें बताने ही वाला था, जैसा कि गू मास्टर के 9 रैंक होते हैं वैसे गू के भी 9 रैंक है, इसके अलावा इनका भी मेथड सेम है। पर अगर कोई एक लेवल का गू मास्टर किसी अपर लेवल के गू को रिफाइन करने की कोशिश करता है तो उसके परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं, जैसे उस गू मास्टर की डेथ या इससे भी अलग कुछ, या फिर गंभीर चोटें। और यहाँ हम फेंग युआन की एक नजर को देखते हैं जो मन में सोच रहा होता है तो रिफाइनिंग की बारी आ चुकी है, मुझे किस गू को चुनना चाहिए रिफाइनिंग के लिए, अपने वाइटल गू के तौर पे। और फिर हम देखते हैं अकेडमी के गू रूम का सीन, जहाँ पर सब बच्चे लाइन से अपना अपना गू चुन रहे होते हैं रिफाइनिंग के लिए। और फिर हम देखते हैं फेंग युआन की बारी आ जाती है और इसके पीछे बंदा लगा होता है जो उसे काफी टाइम से इरिटेट कर रहा है। लाइक वो कुछ ऐसा कह रहा है क्या तुम जल्दी नहीं कर सकते, कम ऑन आगे भी बढ़ो। और हम देखते हैं फेंग युआन गू रूम के अंदर जाता है और वहाँ से गू को चुनता है, जिसके बारे में वो हमें बताते हुए कहता है आमतौर पर तुम्हें फ्लावर वाइन मोम के उस लिकर बम को अपना फर्स्ट वाइटल गू बनना था, लेकिन अफसोस उसकी डेड बॉडी मुझे अभी तक नहीं मिली है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मूनलाइट गू को चुनना चाहिए। और फिर वो मूनलाइट गू के बारे में बताते हुए कहता है हमारे क्लैन में मूनलाइट गू सबसे ज्यादा पॉपुलर गू है और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा लोग इसे ही चुनते हैं अपने वाइटल गू के रूप में। इसके अलावा ये हमारे क्लैन की स्पेशलिटी है, ये मूनलाइट गू नॉर्मली या तुम कह सकते हो प्राकृतिक तरीके से पैदा नहीं होता है, ये एक ऐसा गू है जिसे सिर्फ हमारे क्लैन द्वारा रिफाइन किया जाता है हमारे एसेट से। तो तुम ये कह सकते हो कि ये गू हमारे क्लैन का एक सिंबल है, इसलिए ये इतना पॉपुलर है। पर अफसोस मुझे तो वो लिकर बम गू ही चाहिए, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हुआ। और ये सोचते हुए फेंग युआन उस रूम से बाहर जाने लगता है और वो बंदा उसे तब से रेट कर रहा था, वो जाते जाते भी फेंग युआन से कहता है तुम आखिर इतने स्लो क्यों हो, और सोल्टे से सुना ही रहा था, इतने में फेंग युआन यहाँ से चला जाता है। और फिर वो अकेडमी से सीधा वाइन की शॉप पे पहुंचता है और उस वाइन के शॉप के ओनर से कहता है मुझे 2 जग वाइन चाहिए। जिस पर वो वाइन का शॉप का ओनर कहता है ओ मास्टर, आप काफी टाइम से यहाँ आ रहे हैं, क्या आपको मेरी शराब अच्छी लग रही है, पर आपकी उम्र अभी भी इतनी कम है, आपको इतनी नहीं पीनी चाहिए। जिस पर फेंग युआन कुछ नहीं कहता, बस एक ठंडी सी निगाह देखते हुए उस आदमी की तरफ और कहता है मैंने कहा मेरे लिए 2 जग पुरानी शराब लाओ। जिस पर वो बंदा उसे वाइन निकाल के दे देता है और फेंग युआन वहां से जाने लगता है और वो बंदा पीछे से आवाज मारता है दोबारा यहाँ पे जरूर आइएगा मास्टर। और तभी फेंग युआन मन में सोच रहा होता है तो जो सबसे पहले क्लास में अपने वाइटल गू को रिफाइन करेगा उसे 20
प्राइमरी स्टोन्स मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग अभी घर पे बैठकर यही कर रहे होंगे। उन्हें यही नहीं पता कि रिफाइनेशन ही एक ग्रू मास्टर की असली परीक्षा होती है। इसके अलावा अगर मैंने कुछ और तरीका नहीं अपनाया तो मुझ जैसा एक नॉर्मल टैलेंट उनके सामने नहीं टिक पाएगा। और फेंग युआन ये सोच के अपने ही ख्वाब में डूबा हुआ है, लेकिन इतने में वो सुनता है एक आवाज जो आती है उसके बगल से, और वो कहती है, भाई तुम अभी भी शराब पी रहे हो। और फेंग युआन बिना नजर घुमाए अपनी आंखों को थोड़ा नीचे करके देखता है, और यहाँ खड़ा होता है फेंग जियान, जो बोलता है, मेरे साथ चलो, अंकल और आंट आपको बुला रहे हैं। और फेंग युआन ये देख के काफी ज्यादा खुश है अंदर से, और उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ चुकी है। लाइक यार, ये बंदा मुझे अभी भी लगता है ये अपने भाई से बहुत प्यार करता है। खैर, फेंग जियान की बातों का कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ एक ठंडी निगाह से उसे देखने लगता है, जिस पर फेंग जियान कहता है, बड़े भाई आपको अब पीना बंद करना चाहिए, अंकल और आंट आपके लिए काफी परेशान है। और इधर फेंग जियान और फेंग युआन एक दूसरे को देख ही रहे, पर भाई फेंग जियान के मन में तो कुछ अलग ही चल रहा है। और हम देखते हैं फेंग जियान के मन की बात, जिसमें वो बोल रहा होता है, डैम मुझे क्या हो गया, मैं बड़े भाई की आंखों में देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, वो आंखें कितनी ठंडी हैं, मुझ में क्यों हिम्मत नहीं हो पा रही उनकी आंखों से आंखें मिला के बात करने की। ऑफ कोर्स ये बात वो अपने मन में ही बोल रहा है, और वो कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा, अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं काफी बदल चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं फेंग जियान इतना सोच ही रहा है कि मैं ही ग्रेट टैलेंट हूँ, मैं ही एक जीनियस हूँ। और इतने सोचते सोचते वो नजर घुमा के फेंग जियान की तरफ देखता है, और वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं खड़ा। और फिर वो दोबारा मुड़ता है, जिसमें फेंग जियान उसे बोलता है, चलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें देर हो रही है। और फिर ये दोनों अपने अंकल और आंट के पास आ जाते हैं, और ये अब इनके अंकल और आंट के पास खड़े हैं, और इनकी आंट बोलती है, ओहो मुझे यकीन नहीं हो रहा, पलक झपकते ही 15 साल बीत गए और अब तुम दोनों ही गू मास्टर बन चुके हो, खासकर तुम फेंग जियान। इसके अलावा हमने तुम दोनों को गू मास्टर बनने पे 6 प्राइमरी स्टोन देने का वादा किया था, तो अब तुम इन्हें ले सकते हो। जैसे फेंग जियान तेज से बोलता है, शुक्रिया अंकल और आंटी, जिस पर उसकी आंट बोलती है, अरे अब हमें ऐसा कह के शर्मिंदा भी मत करो, हमने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह ही माना है, इसके अलावा हम तुम पर गर्व करते हैं, पर अफसोस हम दोनों के अभी तक कोई बच्चे नहीं है, तो अगर हम सब एक परिवार बन सके तो ये बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पे इनके अंकल इनकी बात को, यानी कि आंट की बात को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, असल में तुम्हारी आंट ये चाहती है कि हम तुम दोनों को अडॉप्ट कर लें, तो तुम बताओ तुम्हारा फैसला क्या है। जिस पर फेंग जियान काफी खुश हो जाता है और वो बोलता है, मैं तैयार हूँ, मैं तो हमेशा से यही चाहता था, अंकल और आंट के साथ एक परिवार की तरह रहना, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और फिर इसके अंकल और आंट कहते हैं, फेंग जियान तो फिर अब से तुम हमारे बेटे हो, तो हमें लगता है तुम्हें अब हमें अंकल और आंट कहना बंद करना चाहिए। और ये सुनते ही फेंग जियान रोने लगता है और कहता है, मॉम डैड, और वो ये बोलते बोलते पूरी तरह झुक गया है। और इधर उसके अंकल और आंट कहते हैं, तुम हमारे अच्छे बेटे हो, तो इस पिछले 10 साल में हमने तुम्हें यूं ही पाला पोसा नहीं है। और फिर उनके अंकल फेंग जियान से पूछते हैं, फेंग जियान तुम्हारा क्या विचार है। जिस पर फेंग जियान कुछ भी नहीं बोलता। उसकी इस हरकत पे उसके अंकल और आंट समझ जाते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और वो कहते हैं, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि तुम पहले ही 15 साल के हो चुके हो, तो अब तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस तरह तुम अपने फेंग प्लान को आगे बढ़ा पाओगे, और तुम चाहो तो हमने तुम्हारी आर्थिक समृद्धता के लिए 200 प्राइमरी स्टोन तैयार किए हैं, तुम उन्हें ले सकते हो। जिस पर फाइनली फेंग जियान अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, अंकल आंट इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके अलावा यदि आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला सकते हैं। और फिर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में फेंग जियान बोलता है, अंकल आंट रुकिए, भाई पागल हो चुका है, मैं उसे समझाता हूँ। जिस पर उसके अंकल आंट कहते हैं, कोई भी चीज फोर्स के साथ नहीं की जा सकती, और मुझे लगता है वो सब कुछ समझता है, तो उसे जाने दो। और मैं इस पे एक बात करना चाहता हूँ, तो तुमने एक चीज देखी होगी कि अभी की जितने भी सिचुएशन है उसमें ये सब फेंग जियान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। इसके अलावा फेंग युआन उसे ये भाई एक ट्रैप कर देते हैं, लाइक फेंग जियान को बेल्टों से मारा गया, उसे खाना नहीं दिया गया, फिर भी वो अपने चाचा और चाची की तरफ इतना पच रहा है भाई, इतना पच रहा है क्या बताएं। लेकिन फेंग युआन इनकी हर चाले समझ रहा। इसके अलावा मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, किसी को भी ऐसे घटिया रिलेटिव नहीं मिलने चाहिए। और फेंग जियान सच में काफी बोला है, जो वो इन जैसे लोगों के लिए रो रहा है। खैर स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, और हम फिर देखते हैं कि रात का सीन, जहाँ पे इन दोनों के अंकल और आंट बात करते हुए कह रहे होते हैं एक दूसरे से, वो फेंग युआन सच में काफी स्मार्ट है, उससे निपटना काफी मुश्किल है। अगर उसने हमें अपने आप को अडॉप्ट करने दिया होता तो हम उनके मॉम डैड की प्रॉपर्टी का ओनर बन जाते। इसके अलावा वो 16 साल की उम्र से पहले अपने मॉम डैड की प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारी चाल में नहीं फंसा। और फिर अंकल कहते हैं, फिर भी लक से हम फेंग जियान को फंसाने में कामयाब रहे। इसके अलावा फेंग युआन वो तो एक 3rd क्लास टैलेंट है। जिस पर आंट कहते हैं, लेकिन वो बंदा काफी होशियार है। जिस पर उसके अंकल कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, हमें बस उसे 16 साल के होने से पहले उसे उसके क्लैन से निकालना होगा, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड की प्रॉपर्टी से भी हाथ धो देगा। मैं तुम्हें मौका दिया था फेंग युआन, लेकिन तुमने हमारा विरोध किया, तो अब मैं अगर बेरहम हूँ तो ये तुम्हारी गलती होगी। और फिर यहाँ से हम सीधा देखते हैं गू माउंटेन का सीन, जहाँ पर फेंग युआन होता है और वो उसी लिकर रूम को ढूंढ रहा होता है, और वो कह रहा था आज की हवा काफी ठंडी है। और यहाँ से सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है फेंग जियान की तरफ, और फेंग युआन यहाँ पे अपना काम कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है,
आखिरकार मुझे मॉम डैड मिल ही गए। अब मुझे उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना होगा। इस असाइनमेंट को सबसे पहले मैं ही करूंगा। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। और वो ये मन में सोच ही रहा है, इतने में उसके कान में पड़ती एक आवाज, यंग मास्टर फेंग जियान, क्या आप नहाना नहीं चाहते? मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया। और ये आवाज सुनते ही फेंग जियान का रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। लाइक वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा है। और हम देखते हैं कवाई को जो गर्म पानी का टब लेके अंदर आ ही रही होती है। और इसके साथ इसका ये चैप्टर 10 भी एंड हो सकता है। तो आई एम सॉरी, मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था बिकॉज कुछ पर्सनल था। इसके अलावा हमने इसके साथ चैप्टर 9 और 10 को खत्म कर दिया और जल्द मिलते हैं इसके चैप्टर 11 के साथ। तो तब तक के लिए साइमन।